मैं मधु सिंह हिंदी मेला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कब तक रोती रहेंगी आँखें, कब तक, आखिर कब तक? कब तक घुटती रहेंगी सांसें, कब तक, आखिर कब तक? दलित रूप में जन्म लिया, जब से हमने धरती पर नित्य अनादर, घृणा का विष पीते आए अब तक। नंगे तन, भूखे पेट लिए कैसे जग संग चल पाते, पिछड़ेपन का यह दंस पीढ़ियां सहेंगी कितना, कब तक? सहेंगी कितना, कब तक? आज के विमर्श और मेरा लेखन विषय पर आयोजित साक्षात्कार के अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदी के प्रख्यात दलित लेखक एवं चिंतक जयप्रकाश करदम जी। सबसे पहले मैं जयप्रकाश करदम जी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हम हिंदी मेला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम पर कर रहे हैं। इस साक्षात्कार को शुरू करने के पहले मैं जयप्रकाश करदम जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सामाजिक विचार के व्यवहारिक चिंतक एवं रचनाकार जयप्रकाश करदम जी हिंदी साहित्य के लोकप्रिय लेखक हैं। जयप्रकाश करदम जी भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय व राजभाषा सेवा में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे और वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनका रचना संसार व्यापक होने के साथ विविधताओं से भरा हुआ है। इनकी प्रकाशित रचनाएं छप्पर करुणा जो कि उपन्यास हैं, कविता संग्रह हैं, गुवा नहीं था मैं, तिनका तिनका, आग, बस्तियों के बाहर। इनका खंड काव्य है राहुल। इसके अलावा उनकी रचनाएं कहानी संग्रह है तलाश, खरोच और इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं राग दरबारी का समाज शास्त्रीय अध्ययन, दलित विमर्श, साहित्य के आईने में, वर्तमान दलित आंदोलन, बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ, दलित साहित्य, समाज और संस्कृति, डॉक्टर अंबेडकर, दलित और बौद्ध धर्म, दलित साहित्य, समकालीन परिदृश्य आदि। जयप्रकाश करदम जी की कहानी 9 बार पर लघु फिल्म का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा साहित्य सेमिनार आदि में इनकी भागीदारी हमेशा बनी रहती है। जयप्रकाश करदम जी के साहित्य और व्यक्तित्व पर देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी हेतु 70 से अधिक शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं और कई शोध कार्य जारी हैं। अब तक जयप्रकाश करदम जी को केंद्रीय हिंदी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशिष्ट योगदान सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान सहित अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मानव मुक्ति को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखने वाले जयप्रकाश करदम जी को आज अपने बीच पाकर हिंदी मेला गौरवान्वित हो रहा है। सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आज के वातावरण में दलितों के विचारों एवं अधिकारों के लिए कितनी जगह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदी मेला के आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने विचार लोगों के साथ बांटने का। ये दलितों को अपने अधिकारों के लिए, अभिव्यक्ति के लिए कितने अवसर हैं उनके लिए, ये केवल इस शताब्दी के 2 दशकों की बात नहीं है। उनके लिए अवसर पहले से ही कभी नहीं रहे, पहले भी नहीं रहे, अभी भी नहीं है
उनको अवसरों को अपने लिए अवसर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वे उनसे अवसर छीने जाते हैं। हालाँकि हमारे संविधान में अवसर की समानता का एक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में। लेकिन यहाँ अवसर नहीं मिलते और जो अवसर मिलने चाहिए, जो संविधान की भावना थी, समानता का एक अधिकार होता है कि सबको समान बनाया जाए, सबको समान माना जाए, जो लोकतंत्र का मूल आशय होता है। लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक या कोई एक शासन व्यवस्था नहीं होती, एक जीने का ढंग होता है और लोकतंत्र में जो सिद्धांत होता है समानता का, वो असमानों की समानता नहीं, बल्कि उसके बजाय जो असमानों को कैसे समान बनाया जाए, ये उसका आशय होता है। तो ये संविधान का भी आशय यही था कि जो दलित लोग हैं, आदिवासी हैं या और जो भी समाज से वंचित और पिछड़े जो लोग हैं, उन सबको उचित अवसर मिलने चाहिए हर क्षेत्र में, शिक्षा में, रोजगार में, आजीविका में, हर जगह, हर क्षेत्र में, ताकि वो अपना योगदान दे सकें, उनका जीवन बेहतर हो सके और उनके योगदान से हमारी उत्पादकता आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह से एक संपन्न, समुन्नत और एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में, गौरवशाली राष्ट्र के रूप में हम तैयार हो सकें। लेकिन बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी जो घटनाएं आती हैं, अखबारों में आती हैं, मीडिया में आती हैं कि आज भी दलितों को किस तरह से उनको रोका जाता है, हर क्षेत्रों में किस तरह से उनको आगे किया जाता है, किस तरह से उनके सामने उनको उनका आज भी जो निषेध है उन पर आज भी लागू होते हैं उनको, और जो उनको उनकी जगह आप कह रहे हैं बनने की बात मैं कर रहा हूं, अब पिछले कुछ सालों से उनकी जगह सिमटती चली जा रही है। जो जो आरक्षण की व्यवस्था रोजगार के क्षेत्र में थी, उसका एक बहुत बड़ा जो उसका योगदान था, वो ये था कि लोग कहने को तो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण के कारण समाज में विघटन हुआ। विघटन नहीं हुआ, समाज को एकीकृत करने में, समाज में समानता लाने में बहुत बड़ा योगदान उस आरक्षण व्यवस्था का रहा और वो इसलिए रहा कि वो लोग जब सरकारी नौकरियों में आए, तो जहां उनके साथ में अस्पष्टता का व्यवहार किया जाता था, वहां लोगों की मजबूरी बनी कि उनके साथ काम करें, वहां दफ्तरों में काम करें, धीरे धीरे उनकी स्वीकृति बनी। फिर सरकारी कॉलोनियों में, सरकारी क्वार्टर्स में जहां रहते थे, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अलग अलग जाति के आधार पर होगा, सब लोग एक मिल कर रह रहे हैं। फिर वही उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वो जो समाज में धीरे धीरे जो वातावरण बना, ये केवल आरक्षण के कारण बना। यदि आरक्षण नहीं होता सरकारी सेवाओं में, तो ये वातावरण बनता ही नहीं। और जो दलितों में फिर जो उनकी नई पीढ़ी आई, उसमें पढ़ लिख करके लोग अलग अलग क्षेत्रों में आए, वो देश को योगदान दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो नहीं हुआ होता। लेकिन अब जब से हमारे यहाँ 90 के दशक के बाद से जब से उदारीकरण का, निजीकरण का दौर चला है, तब से वो तेजी के साथ में, और अब जो सरकारी कंपनियां हैं अब वो भी प्राइवेट हो रही हैं, तो वो जो सरकारी क्षेत्र जितना सिमट रहा है, उतना आरक्षण खत्म हो रहा है और निजी क्षेत्र उनको कोई जगह दे नहीं रहा है। तो जगह बनने की बात अलग है, जगह अब सिमटती जा रही है और ऐसे में उनके सामने अस्तित्व का संकट भी है और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, तो सर कुछ सुझाव, मतलब किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सकता है? देखिए, ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि जो हमारा संविधान है, हमें उसकी भावना को समझना चाहिए। हम एक न्याय शासित समाज हैं। एक तो ये कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय में जो उसकी अवधारणा में, जैसा मैंने कहा कि वो अ, अ, उसमें उस न्याय में कि वो दिखना चाहिए कि उनके साथ हो, उनको न्याय मिले तथ्यात्मक आधार पर। और उसमें हमको न्याय तब मिल पाएगा जब हम आग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि दलितों के साथ में उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं,
लेकिन उन घटनाओं की शिकायतें कई बार पुलिस में उनकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती, हो जाती है तो उन पे जघन्य अपराधों के लिए भी बहुत मामूली धाराएं लगा करके और वो होता है, और वो अपराधी या तो जेल जाते नहीं और जाते हैं तो बल्कि आसानी से उनकी जमानत हो जाती है और आकर के फिर वो उनके साथ में दमन करते हैं। कई घटनाएं ऐसी भी आई हैं, दलित स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी गया, 2-3 महीने जेल में रहा और आने के बाद में उसने फिर जला बलात्कार किया या परिवारों को डराया धमकाया। तो ये जो चीजें हो रही हैं कि जो न्याय का मिलना वो ना मिलना। दूसरा, ये जो एक बहुत बड़ा एक चीज हो सकती थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी जो किताब थी जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, ये बहुत बड़ा एक चीजें दी उन्होंने इसमें, लैंड रिफॉर्म्स, जो भूमि सुधार का, को बहुत सारी भूमि हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा प्रयास शुरू हुआ था लेकिन नहीं हो पाया, और केवल इसलिए कि केवल कुछ दलितों को थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी गई और वो समझा गया कि भाई इस तरह से सब कुछ। ऐसा नहीं होता। जो जमीन इतनी सारी पड़ी हुई है जो उपजाऊ नहीं है, उस जमीन को दिया जा सकता है, दलितों को दिया जा सकता है, बांटा जा सकता है। दूसरी चीजें उनके हितों का संरक्षण। आज जो जब तक उनके आप आजीविका का रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके जो छोटे छोटे काम करते थे वो छोटे छोटे काम अब खत्म हो गए हैं। अब मॉल कल्चर आ गया है तो छोटा छोटा काम करते थे, बड़े बड़े उद्योग आ गए हैं। उससे जो छोटे छोटे काम करते थे, जो अपने उनके चाहे वो पारंपरिक काम ही थे, अब वो खत्म हो रहे हैं। अब वो उद्योगपतियों ने वो सारे काम ले लिए हैं और जिन कामों को वो खुद करते थे उससे जो अच्छा उनको पैसा मिल सकता था, अब वो ना मिल करके अब वहां उनको मजदूरी करनी पड़ती है, उनके वो करना पड़ता है। तो ये चीज है। दूसरा, समाज में जैसे मैंने कहा जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र सिमट जाए कोई बात नहीं है, जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, उनके लिए गुंजाइश हो, तो उनके लिए अवसर, ये सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व है कि उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए, उनको जगह बनाए। और जब तक वो जगह तब बनती, जब तक बनेगी, और जब तक वो जो समाज में जो जातिगत जो विद्वेष का, अलगाव का जो वातावरण है, जो जो ऊंच नीच की भावना का, ये भावना जब तक बनी रहेगी, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये समाज के सभी जागरूक लोगों का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का भी काम है, और उससे बड़ा समाज का, सरकार का दायित्व है कि जहां इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, वहां इसको, उत्पीड़न को एक अपराध मान करके, अपराध है ही, तो उसकी कड़ी सजा उनको जब लोगों को मिले तो लोग थोड़ा सा हतोत्साहित होंगे और ये अपराध नहीं करेंगे और लोगों के अंदर ये भावना भी आएगी। और साथ साथ दूसरा, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो जो प्रीचिंग करते हैं, जो उपदेश देते हैं, वो ईश्वर से मिलाने का, ईश्वर से वो रास्ता तो बताते हैं, लेकिन समाज में कैसे समता के साथ रहें उसका वो नहीं बताते, है ना। वो ऐसे तो उदाहरण हैं कि अब बहुत सारे धर्माचार्य हमारे यहाँ, जगत गुरु शंकराचार्य तक भी, कि जो जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये ठीक है, लेकिन ये कैसे खंडित होकर के मनुष्य मनुष्य समानता के साथ, सद्भाव के साथ, प्यार के साथ, बराबर के साथ रह सके, इसका उपदेश नहीं देते। तो ये उनका भी एक काम होता है, सबका काम होता है, जो चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग हैं, और सबसे बड़ा दायित्व सरकार का है कि कैसे उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए। और उपलब्ध ये होगा कि उनको रोजगार की सुविधाएं हो। अब जो शिक्षा का क्षेत्र है वो प्राइवेट होता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, वो कैसे पढ़ेंगे उनके बच्चे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय बड़ा संकट का यही लग रहा है कि दलितों की आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कैसे, जब सब कुछ सिमट जाएगा और शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी। जब अब जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी और आईआईएम, वहां पे भी इतनी मोटी फीस हो जाएगी, तो जैसे कहाँ जाएंगे वो। तो इसका मतलब वो एक वहीं पे ही नीचे, वहीं पर ही वो एक दास्ता की स्थिति में, एक बंधुआ बनने की स्थिति में वो समाज चला जाएगा। तो ये समाज, सरकार को चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए, और निजी क्षेत्रों में जो उद्योगपतियां हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी एक आगे आना चाहिए और दलितों को जगह देनी चाहिए। उनको अपने पर, जो डाइवर्सिटी का हमारा सिद्धांत होता है, जो पूरे अमेरिका में बहुत सारे देशों में चल रहा है, कि वहां जो सभी जो वर्ग हैं उन सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये रिजर्वेशन का मामला नहीं, आरक्षण का मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला भी है कि उन वर्गों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाए। और वो सभी वंचित वर्गों को यदि हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उनको जगह नहीं देंगे, तो हमारा जो एक हाथ कमजोर रहेगा, शरीर का कोई कमजोर रहेगा, वो तो कमजोर ही रहेगा, तो पूरा समाज कमजोर रहेगा, पूरा राष्ट्र कमजोर रहेगा। हम कैसे सशक्त राष्ट्र बनेंगे। जी सर, बिल्कुल सर।
सर मेरा अगला प्रश्न है 21वीं सदी के इन 2 दशकों के दलित विमर्श की क्या समस्याएं और उपलब्धियां रही हैं? देखिए, समस्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो एक समस्या हम कह सकते हैं या दिखाई देती है वो ये कि दलित साहित्य को या दलित लेखन को केवल आत्मकथा पर केंद्रित कर दिया गया और वहीं से ही देखा जाता है। और उसकी पहचान या फेस चेहरा जो कह सकते हैं दलित साहित्य का वो आत्मकथाएं हैं। और इसलिए सारी चर्चा, सारा विमर्श दलित साहित्य को लेकर जो होता है वो आत्मकथा से शुरू होता है और आत्मकथा पर आकर ही खत्म होता है। ये एक आत्मकथाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने समाज को झकझोरने का काम किया है। समाज को उनका सच दिखाने का, आईना दिखाने का काम किया है, जो समाज जिस सच को अभी तक साहित्य ने नहीं दिखाया। उन अंदरूनी परतों को खोला है आत्मकथाओं ने जीवन की। लेकिन वो आत्मकथाएं कुछ पहले की हैं, जब हम जीवन जी चुके, और वो आत्मकथाएं अधिकांश गांव तक केंद्रित हैं, शहरों पर केंद्रित कब नहीं है। अब लोग गांव से निकल के बहुत सारे लोग शहरों में आ गए हैं, तो गांव से विमर्श साहित्य का ये शहरों की तरफ आना चाहिए, गांव तक ही केंद्रित नहीं रहना चाहिए। ये एक समस्या मुझे दिखाई दे रही है। और उसमें भी जो लोग शिक्षित लोग हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। लोग किराए का मकान लेने जाते हैं, वहां उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। लोग हाउसिंग सोसाइटीज के मेंबर बनना चाहते हैं, वहां उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। या बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बैंकों ने जो अपना अलग अलग उनके लिए ब्रांच निर्धारित की हुई हैं या दिन निर्धारित किए हुए हैं बहुत सी जगहों पर दलितों के लिए या उनके जो कमजोर वर्गों के लिए, मजदूरों के लिए, उन सच्चाइयों को सामने लाया जाना चाहिए। तो अब जो शिक्षा के प्रसार से या समाज में थोड़ा बहुत जो कुछ ये हुआ है, उससे उससे अस्पृश्यता या जातिवाद या भेदभाव का रूप बदल गया है, जिस रूप को भी देखा जाना चाहिए और ये आना चाहिए, ये दलित साहित्य में कम आ रहा है। मैंने कुछ कहानी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ता हूं, लिखता हूं, देखता हूं, तो मैं उन चीजों को फोकस करने की कोशिश करता हूं। मैंने 9 बार कहानी लिखी, तो 9 बार कहानी कई महीनों तक मैंने अखबारों के, उस समय तक ये शादी.com और ये नहीं आए थे इंटरनेट पर, अखबारों में, तो मैं हर सप्ताह 6-6, 7-7 अखबार खरीदता था और उसमें मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन पढ़ता था। और उसमें मैं देखता था, अंग्रेजी के ही अखबारों में ज्यादा आता, हिंदी के में भी, कि उसमें 95% से ज्यादा विज्ञापन जाति आधारित है और केवल कुछ विज्ञापन है जहां उसमें 9 बार आता है। मैं देख के हैरत में था कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि शिक्षा से समाज में चेतना आएगी और जैसे जैसे शिक्षा होती चली जाएगी, जो शिक्षित समाज है वो तो जातिवाद को, बिल्कुल जातिवाद को मानता ही नहीं है, वो तो इससे बहुत ऊपर उठ गया है, ये बहुत पुरानी चीज हो गई है उनके लिए। केवल जहां जहां शिक्षा नहीं है वहीं वहीं जाति का भेद काम करता है। और ये सारे विज्ञापन पढ़े लिखे लोगों के, शिक्षित लोगों के होते हैं। अशिक्षित लोग, मजदूर लोग तो अपने आपस में वैसे ही ढूंढ करके एक दूसरे से रिश्ता तय कर देते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है, ये मेरी आंखों के सामने आया। किसके जिक्र किसका कोई ये कहीं पे साहित्य में ये पाखंड सामने नहीं आया कि ये कितना बड़ा ये, तो ये मैंने इस पर फिर जो कहानी लिखी 9 बार। उसी तरह से मैंने जैसे कई मेरे सामने घटनाएं आई, जो हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, उसके मेंबरशिप लेने के लिए बहुत सी सोसाइटीज में दलितों को मेंबरशिप नहीं दी जाती हाउसिंग सोसाइटी में, कि उनकी जेंट्री खराब हो जाती है और वो कोई ना कोई बहाने बना के बंद कर देते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में वहां एक गौरव अपार्टमेंट है और उस गौरव अपार्टमेंट में दलितों ने अपनी सोसाइटी बनाई, क्योंकि उन सोसाइटीज में उनको मेंबरशिप नहीं मिली जब वहां सोसाइटी बन रही थी। और उसमें बहुत समय तक जो वहां का जो बाजार भाव होता था अन्य सोसाइटीज की तुलना में, उस सोसाइटी में फ्लैट का बाजार भाव कम होता था, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड थी कि ये तो इन लोगों की सोसाइटी है। ये जो सच्चाइयां जो शहरों नगरों की हैं, महानगरों की हैं, या जो गांव के स्तर से अलग, जो सामंतवाद से अलग की सच्चाइयां हैं, जो पूंजीवाद की दी हुई सच्चाइयां हैं, जो हमारे वर्ण व्यवस्था ने नया रूप ले लिया है उसकी सच्चाइयां हैं, तो वो जो ये साहित्य में नहीं आ रही। एक तो ये मुझे लगता है समस्या थोड़ी सी है कि इसलिए जो कहते हैं दलित साहित्य में ठहराव आ गया, तो ठहराव ये आ गया, हम गांव तक केवल वहां सिमटे हुए हैं, आत्मकथाओं तक केंद्रित हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरा, एक आत्मकथाओं पर इतना ज्यादा केंद्रित होने से ये हो गया है, अब हर लेखक
कुछ लिखे या ना लिखे, वो आत्मकथा लिखना चाहता है। क्योंकि आत्मकथा जो लिखता है वही बड़ा लेखक है, वही लेखक है। जिसने आत्मकथा नहीं लिखी, अब जयप्रकाश कर्दम ने आत्मकथा नहीं लिखी तो वो बड़ा लेखक नहीं है। अब तो ये जो धारणा बन गई, जैसे युवा लेखक आता है वो सबसे पहले आत्मकथा लिखना चाहता है। तो उससे होता क्या है कि उसके जो अनुभव हैं, बहुत सारा उन अनुभवों से वो आत्मकथाओं के लिखने में वो स्खलित हो जाता है, और इसलिए उपन्यास नहीं लिख पाता। दलित साहित्य में उपन्यास इसलिए कम है, नाटक कम है, हमारे यहाँ यात्रा वृतांत कम है, हमारे यहाँ और दूसरे निबंध कम है हमारे यहाँ। क्योंकि वहां पे जो जरूरत होती है अलग तरह की, वो हम या तो आत्मकथा लिखेंगे, या तो हम कविताएं लिखेंगे, या फिर कहानी लिख देंगे। हम यहां तक ही हमारा मुख्य रूप से वो सब चल रहा है। तो हम जो हमारे दूसरे जो फील्ड हैं, चिंतन के फील्ड हैं, है ना, हमको उपन्यास भी लिखने चाहिए, हमको अच्छे नाटक भी लिखने चाहिए, हमको अच्छी अपने अपने निबंध, हम जो लगभग दूर तक खाली हैं, एक अच्छी आलोचना हमें आनी चाहिए, हमें वो भी आनी चाहिए। और दूसरी चीज एक मुझे लगती है, कभी जब युवा वर्ग में जब देखते हैं, जब यहाँ पुराने कुछ स्थापित लोग हैं, उनको बड़ा सम्मान मिलता है, उनको पुरस्कार मिलते हैं, उनको बड़ा ये होता है, तो उनके अंदर भी होता है हम भी ऐसे बने। ये होता है, स्वाभाविक है, हमें भी होता था जब दूसरे लोगों को देखते थे। लेकिन वो जो जल्दबाजी होती है छपने की, और उस जल्दबाजी छपने की में होता क्या है कि जो एक चीजें अंदर से पकनी चाहिए, वो पक नहीं पाती, और वो आती है, और फिर वो चीजें फिर उस पर हम गर्व करते हैं, क्योंकि मेरी किताब है, मैं अपनी आलोचना कैसे सहूंगा। तो वो चीजें, और उसमें आजकल जो हमारा जो हमारा व्हाट्सएप और जो फेसबुक है, इन्होंने और खुली छूट दे दी कि वो पहले तो हम पत्रिकाओं में कोई भेजते थे, संपादक कम से कम पढ़ता था, वो एक चेक पॉइंट होता था, एक जांच बिंदु होता था, उसकी नजर से चीजें गुजरती थी, और कई बार वो स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले, या प्रकाशित करने से पहले उसको कुछ कर देता था संशोधन। इसमें तो हम जो चाहे जो लिखते हैं वो आ जाता है, वो छपता है, और उसी पे हम एक दूसरे की वाहवाही करते हैं, उसी पे हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लाइक मार देते हैं। तो एक ये भी एक समस्या मुझे दिखाई दे रही है। हमको चीजों को इस जल्दबाजी से बचना चाहिए। लेखन एक जिम्मेदारी का क्षेत्र है, केवल प्रसिद्धि पाने का क्षेत्र नहीं है। एक बहुत बड़े लेखक दायित्व बोध से बंधा हुआ होता है, उसके साथ सामाजिक दायित्व भी होता है, सांस्कृतिक दायित्व भी होता है, राष्ट्रीय दायित्व भी होता है उसके साथ में। और उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए उसे मजबूत होना चाहिए, वैचारिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, भाषा के रूप में भी मजबूत होना चाहिए उसको, और जो अपना अध्ययन है उस आधार पर भी उसको, जिस विधा में भी लिख रहा है उसमें कौशल होना चाहिए। तो ये जो पक करके चीजें आने की, मैं समझता हूँ कि इससे भी थोड़ा सा यदि हमारा युवा वर्ग थोड़ा सा आगे आ जा, थोड़ा सा परिपक्व होगा और समझेगा, तो मैं समझता हूँ दलित साहित्य ज्यादा आगे तक और ज्यादा सशक्त रूप से और ज्यादा प्रभावी रूप में सामने आएगा। बिल्कुल सर। सर, समकालीन दलित रचनाकारों के साहित्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब समकालीन बहुत बड़ा फलक है। समकालीनता की कोई परिभाषा नहीं होती। एक तो समकालीन अभी 10 साल, 20 साल, 50 साल, क्योंकि हमारे यहाँ समकालीन तो स्वाधीनता के बाद से भी समकालीन शुरू हो जाता है, और अब समकालीन हम लें तो हम 21वीं सदी का भी समकालीन हो जाता है, या ये 10 साल का हो जाता है। तो एक तो ये था। दूसरा, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, हिंदी भाषा में बहुत लोग लिख रहे हैं, और जो लिखा जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें अब जो प्रभावित भी करती, पहले से भी प्रभावित करती रही हैं। और जो सबसे बड़ा वो चीज मैं देख रहा हूं, अब वहां जो पहले केवल जो वैदिक पौराणिक आख्यानों तक जो पहले रचनाएं केंद्रित हुआ करती थी, अब वहां से थोड़ा सा आगे आ रही है, और आगे आ रही है का अब जो जीवन है, उस जीवन से जुड़कर के रचनाएं आ रही हैं। वो वहां हम पुराणों में नहीं खोते, हम राम और कृष्ण के गौरव गाथाओं में या उनमें आख्यानों में, या वहां पर हम वेदों के उसमें नहीं खोते हैं, बल्कि अब जो आज के जीवन की समस्याएं हैं, आज के जो तनाव हैं, आज के द्वंद्व हैं, आज की चुनौतियां हैं, ये आज साहित्य में ये आ रही हैं, और वो उपन्यासों में भी आ रही हैं, कविताओं में भी, कहानियों में, हर क्षेत्र में। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इसलिए जो इन्होंने जो सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था का विरोध तो नहीं करती है, प्रतिकार तो नहीं करती है रचनाएं, लेकिन हाँ, समाज में सद्भाव को जरूर बढ़ाने वाली रचनाएं हैं। और वो जो चीजें जब मनुष्यता को छुएंगी, जब हम मनुष्य की समस्याओं को उठाएंगे,
हम एक गरीब आदमी की समस्या को भी उठाएँगे, है ना? उसके दर्द को समझेंगे, आएँगे, तो वो मैं सब स्वाभाविक है कि वो दर्द क दलित का भी होगा, वो आदिवासी का भी होगा, वो किसी पिछड़े का भी होगा, किसी सवर्ण का भी होगा, किसी भी किसी मुसलमान का भी होगा, किसी ईसाई का भी होगा, किसी का भी हो सकता है वो दर्द। तो ये जब मनुष्य को हम केंद्र में रख के देखना शुरू करेंगे, तो ये मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे जो आज के दौर में ये लग रही है कि मनुष्य को और मनुष्यता को पहचाना जा रहा है। और बहुत बड़ा जो साहित्य का जो वर्ग है, जो जो एक के मैं कहूँगा कि जो एक संवेदनशील वर्ग है, और ऐसे तो लोग हमेशा रहेंगे कि जो आज भी कि मनुष्यता को अपने ही खाँचे में देखेंगे, अपनी ही दृष्टि से देखेंगे, अच्छी तरह परिभाषित करेंगे, और वो अभी भी वो पुराने मूल्यों को, पुरानी परंपराओं को, उन्हीं रूढ़ियों को, उन्हीं मूल्य कह करके, उन्हीं आदर्शों को कह करके कि यही हमारी संस्कृति है, और उसी को कह करके वो महिमा मंडित आज भी करेंगे। लेकिन स्वर जो चीज़ों का है, जो प्रभाव, जो मैं कहता हूँ जो संवेदनशीलता का प्रसार है, वो बढ़ रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ रहा है, और ये जो इसलिए जो साहित्य जो आ रहा है, समकालीन साहित्य, मुझे एक अच्छी अनुभूति देता है, और मुझे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मुझे एक आशान्वित भी करता है। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि क्या आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन हिंदी जगत को दे दिया है? इस संदर्भ में अपनी आगामी योजनाओं के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ की तो बात देने की क्या, मैंने जो कुछ दिया है, वो कुछ श्रेष्ठ ही नहीं मानता मैं उसको, क्योंकि मैंने कोई बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा काम करूँ, और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सामने आएगा। अभी मैं आजकल लोक साहित्य में थोड़ा काम कर रहा हूँ। लोक साहित्य में दलित संस्कृति, इस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी जो भावी योजनाओं में है, मैं एक उपन्यास पर भी साथ में काम कर रहा हूँ। और अभी हालाँकि मेरा एक कविता संग्रह अभी और आने वाला है, जो मेरा चौथा कविता संग्रह है, और वो तो अभी मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। एक और कविता संग्रह वो दिया हुआ है दूसरे प्रकाशक को, वो भी आ जाएगा। एक कहानी संग्रह भी मेरा लगभग तैयार है, 2-3 कहानियाँ है, वो मैं थोड़ा कर रहा हूँ, वो चला जाएगा। अभी मेरी एक किताब और भी छप आने वाली है, वो हिंदी पर है, भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता, वो भी अभी आ जाएगी, उसके प्रूफ मैंने पढ़ के भेज दिए हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन जो मुझे लिखना है, मुझे करना है, तो मैं कुछ चीज़ों पर अध्ययन कर रहा हूँ अभी। उपन्यास का तो मेरा काम चल रहा है धीरे-धीरे, वो काम हो जाएगा, और लोक साहित्य का काम मैं अगले 4-5-6 महीने में मैं इस काम को, लोक साहित्य वाले किताब का काम कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं इन क्षेत्रों पर आकर के मैं काम करूँगा। हालाँकि मेरे पास में एक नाटक लिखने का भी एक प्रस्ताव है, और मेरे पास कहीं से, तो मैं उस पे एक नाटक भी मैं उस पे कुछ मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और मुझ पर बुद्ध के ऊपर एक नाटक मुझसे लिखने के लिए कहा गया, तो उस पे मैं उस पे भी काम कर रहा हूँ, उस पे काम करूँगा। और मेरा एक जो इच्छा रही है कि मैंने राहुल के ऊपर खंड काव्य लिखा था, जो बुद्ध का बेटा है राहुल, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी में बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बहुत सारा लिखा गया है, गौतम बुद्ध के ऊपर बहुत लिखा गया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के ऊपर भी काफ़ी कुछ आ रहा है, लेकिन बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई के ऊपर नहीं है हमारे यहाँ हिंदी में। तो मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं रमाबाई के ऊपर एक खंड काव्य लिखूँ। ये तो मैं अभी देखता हूँ कितना कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में मैं कुछ उपन्यास लिखूँ, कुछ अच्छी कहानियाँ लिखूँ, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं रमाबाई के ऊपर खंड काव्य लिखूँ, और कुछ मैं आलोचनात्मक काम भी कुछ करना चाहता हूँ, विशेष रूप से गद्य और निबंध के क्षेत्र में भी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। देखो कितना कर पाऊँगा मैं नहीं जानता। सर आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी सर। सर चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो सारी चीज़ें जी। कोर हिंदी मेला भी इस बार ऑनलाइन हो रहा है। तो सर कोरोना काल के अपने ऑनलाइन अनुभव हैं, तो सर इस अनुभव को आप साझा कीजिए सर। देखिए, कोरोना काल में हम एक बड़ी त्रासदी से गुज़र रहे हैं, ये तो सच है, और इसमें हमने बहुत सारे अपनों को खोया है।
वो एक बहुत बड़ा दर्द हम सबके साथ में है। और इसमें हम ऐसा जैसे कि हम एक कैद खाने में रह रहे हैं, अपने-अपने घरों में ही हम सिमट गए हैं। हमारी दुनिया, यहीं पे हमारी पढ़ाई है, यहीं अध्ययन है, यहीं अध्यापन है, यहीं लेखन है, यहीं पाठन है, यहीं वाचन है, यहीं सेमिनार है ना? यही हमारी लाइब्रेरी है, यही सेमिनार हॉल है, यही यूनिवर्सिटी, यही कॉलेज, सब कुछ यही हो गया है। तो ये तो है कि हम और इसने घरों के अंदर बंद रहने से बहुत सारे तनाव, बहुत सारी बीमारियां भी हमारे मनोवैज्ञानिक रूप चीजें अब सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। लेकिन जो इसने एक जो सबसे बड़ी चीज दी है इसे देखो, हर जगह होता कहीं ना कोई रास्ता होता है। तो इस कोरोना काल ने रास्ता ये दिया है कि लगभग हर लेखक ने, हर कवि ने कोरोना काल के अपने अनुभव के ऊपर जो वो देखा है उसने उसके ऊपर लिखा है। तो ये जो इसका मतलब जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो जुड़ी। जैसे मजदूर जब विस्थापन कर रहे थे नगरों से, महानगरों से अपने अपने गांवों को, और उस पीड़ा को जो हम सब लोग देख रहे थे, उस सबने लिखा। उस कोरोना काल की कविताओं के ऊपर लोगों ने कविता पाठ किए। दूसरा, ये जो था कि जो सेमिनार में नहीं हो पाता था, तो अब वेबिनार हो रहे हैं, और इस वेबिनार में काफी ज्यादा विविधताएं अनेक विषयों पर लेकर के, और वेबिनारों के अलावा जो फेसबुक पेज से लोगों ने फेसबुक पेज करके जो लाइव आ रहा है ना, चाहे किसी का व्याख्यान आ रहा है, चाहे किसी का कहानी पाठ आ रहा है, कविता पाठ आ रहा है, परिचर्चा हो रही है, तो इससे एक हम कहीं ना कहीं सक्रिय रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, और ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हम बिल्कुल अलग हैं। और मैं समझता हूं ये इन वेबिनार या जो फेसबुक पेज के जो लाइव हैं, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इन्होंने कम से कम एक लेखक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को, अकादमिक जगत को, शिक्षा के शैक्षिक जगत को उस तनाव से दूर रखा है। उबार ने बड़ी मदद की है। हम सब लोग आपस में उन चीजों की बातें करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, ईमेल से यहाँ इनसे या व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए हम बातें कर रहे हैं, और जब हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो हम निष्क्रिय नहीं है। और इस पूरे कोरोना काल ने मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए दिया कि जब भी बहुत सारे व्याख्यान हुए, जब किसी व्याख्यान किसी ने कहा, तो उस व्याख्यान के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। तो मुझे कभी एक किताब पढ़नी पड़ी, कभी दो किताब पढ़नी पड़ी, कहीं कुछ पढ़ना पड़ा। और एक ऐसा भी अवसर मुझे आया कि जब एक मुझे इसी सेमिनार में कोई एक संदर्भ कहीं आया, और उस संदर्भ को देख करके जब मैं भारत के विभाजन को, जब मैं उस पे त्रासदी को मैं पढ़ रहा था, उस दौर से गुजर रहा था, साहित्य पे चर्चा गुजरते हुए, तो मैंने देखा कि जो साहित्य में जो जो उसमें हमारे यहाँ जो जो बंटवारे का जो हमारा जो दौर था, उसमें जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई और जो लोगों ने दर्द हुआ, वो दलितों को कितना कुछ सहना पड़ा उसमें, वो कहीं सामने नहीं आया कि दलित भी इसके विघट विभाजन के कितना बड़ा त्रासदी उन्होंने झेली है, और उसके क्या कारण रहे हैं। तो ऐसे में मुझे वो एक ब्लड आइलैंड नाम की किताब मुझे किसी ने सजेस्ट की, और जब मैंने उस ब्लड आइलैंड किताब को पढ़ा, तो मैं चौंका एकदम से कि ये सब चीजें हुई हैं। और फिर वो मैंने फिर उससे जो संदर्भ आते गए, फिर मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, और मेरे पास इस समय कम से कम मैं आपको दिखाऊं कि मैं अब बहुत सारी किताबें मेरे पास आई हैं कि मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं अब। कि तो मैं अब इस कोरोना काल ने मुझे ये अवसर दिया, संयोग से, गोष्ठियों के माध्यम से, वेबिनारों के माध्यम से, कि मैं उन चीजों को पढ़ पा रहा हूं, और चीजों को मैं चौंक रहा हूं, चीजों को देख करके। और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मैं इस पर भी कुछ ना कुछ लिखूं। तो ये कोरोना काल की मैं समझता हूं कि हमारी जहां त्रासदियां हैं, वहां कोरोना काल ने कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुट भी किया है, हम लोगों को समृद्ध भी किया है। इसने हमको एक अवसर दिया, शायद इतना हम ना पढ़ते। कोरोना काल में घरों में है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये मेरे अनुभव तो यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा हमने खोया बहुत है, अपने लोगों को खोया है, और अभी भी हम घरों में लगभग कैद खानों में ही हैं। हमारी जिंदगी ठहर सी गई है, लेकिन इस ठहर सी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं हम लोग
चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। सर, इस कोरोना काल में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और ई-बुक हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कविताएँ पढ़ रहे थे, कहानियाँ पढ़ रहे थे। तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ऑनलाइन माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे। तो सर ये जो पुस्तक पढ़ने की परंपरा जैसे बहुत सारी जो पत्रिकाएँ हैं, वो छपकर नहीं आ रही थी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा सर आज के युवा पीढ़ी पर? देखिए, युवा पीढ़ी को तो अच्छा है, उसे ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि मोबाइल पर तो वो प्रिंट इतना बारीक-बारीक अक्षर रहता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि हम जो कंप्यूटर या उसकी जो लैपटॉप पे भी उसपे जब पढ़ते हैं, तो कई बार होता ये है कि उसमें कई बार लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार उसपे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करता है और फिर स्क्रीन कितना ही भी हो, वो है तो छोटी ही, किताब से तो छोटा ही अक्षर होता है। आँखों पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो किताब से पढ़ने का जो आनंद होता है, वो आनंद ई-बुक से तो नहीं मिलता, कम से कम मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलता। मैं तो किताब पढ़ना ही पसंद करता हूँ। और अभी भी यदि मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, तो मैं मोबाइल से नहीं पढ़ पाता, मैं लैपटॉप से पढ़ता हूँ और या फिर मैं जो महत्वपूर्ण होता है, तो उसके प्रिंट निकाल लेता हूँ, प्रिंट निकालने के बाद तब पढ़ता हूँ। लेकिन कम से कम चीज़ें हैं कि अब चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, ज़्यादा उपलब्ध हो रही हैं। पहले हम केवल किताबों पर और पुस्तकालयों पर निर्भर होते थे और अब लेकिन चूँकि अब ई-बुक, ई-मैगज़ीन सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो अब हम उन चीज़ों को तो अब ज़्यादा हमारे पास विविधता आ रही है कि हम कोई भी चीज़ कहीं से भी लेकर कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। बल्कि लोगों ने बाँटी हैं। अब तो बहुत सारे ग्रुप्स में किताबें लोगों ने ई फॉर्मेट में उनके पीडीएफ बना-बना करके दिए हैं, ताकि लोग पढ़ें और लोगों ने पढ़ रहे हैं, जो किताब पहले नहीं पढ़ते थे। तो अब ये फ़ायदा तो इसमें हुआ है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सामग्री मिल गई है। हमारे पास समय कम है, होता है हम पढ़ नहीं पाते लेकिन सामग्री बहुत है और अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल सर। सर मेरा अगला प्रश्न है कि हम लोग पिछले 26 साल से हिंदी मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नई पीढ़ी की व्यापक सहभागिता रहती है। अन्य शहरों में भी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल के समानांतर नई पीढ़ी के रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों को लेकर हिंदी मेला जैसा कुछ आयोजित करने की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स जो शुरू हुए, पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ, वहीं से ही फिर और आगे शुरू हुए। वो उसमें तो एक तरह का अंग्रेजी का प्रभाव रहता है। हिंदी के लिए जगह वहाँ बहुत कम है, बहुत कम है। अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी बहुत कम है। अधिकांश जो उसकी जगह है वो अंग्रेजी है और अंग्रेजी के प्रभाव में सब दब जाता है। उसके समानांतर अब कुछ और दूसरे राज्यों में भी फेस्टिवल शुरू हुए हैं। देहरादून में भी शुरू हुआ है, और भी जगह शुरू हुआ है। उधर आप हिंदी मेला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी मेला का अपना महत्व है। तो यहाँ कम से कम हिंदी पर फोकस है, हिंदी पर केंद्रित है और जो अंग्रेजी के वर्चस्व में जो चीजें दब जाती हैं, ये दबेगा नहीं। कम से कम ये अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से कि यहाँ हिंदी साहित्य को लेकर के चर्चा हो सकती है। हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी सिनेमा पे चर्चा कर सकते हैं, हम हिंदी नाटकों पर चर्चा करेंगे, है ना? और हिंदी मीडिया पे हम बातें करेंगे और हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ हिंदी भाषा के माध्यम से हम समाज, साहित्य, संस्कृति पर हम चर्चा कर सकते हैं और वहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जो चीज़ें हम अंग्रेजी के प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के और वो चीज़ें जो दबती हैं, तो मुझे संभावना दिखाई देती हैं कि अभी इस तरह के शायद भोपाल में भी हुआ था इस तरह का और उत्तराखंड का, देहरादून का तो मुझे पता, मेरे पास निमंत्रण आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था और भी कई जगह हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है हर राज्यों में ये इस तरह के हिंदी मेला होने चाहिए, लिटरेचर फेस्टिवल। हालाँकि एक और होता है दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज में, वो अम्बेडकरवादी लेखक संघ की ओर से भी वो लिटरेचर फेस्टिवल, दलित लिटरेचर फेस्टिवल, वो भी उसका नाम दे रहे हैं। हालाँकि वो एक तरह का साहित्य सम्मेलन ही होता है 2 दिन का, लेकिन वो लिटरेचर फेस्टिवल वो भी है। तो इस तरह से भी लिटरेचर फेस्टिवल नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये जो हिंदी मेला है, इसका एक अलग मतलब होता है। तो हिंदी मेला मैं समझता हूँ जब हर राज्य में होगा, अब बंगाल है और बांग्ला भाषी क्षेत्र है, वहां हिंदी मेला है, तो एक लगता है कि वहां पे हिंदी का भी एक जमीन है ना? और अभी इस तरह से जो दूसरे क्षेत्र हैं, दूसरे राज्य हैं, वहां पे भी मुझे संभावनाएं दिखाई देती हैं और इस तरह का मैं समझता हूँ 26 साल से आप चला रहे हैं,
अब जो पहले से इतना प्रचार-प्रसार नहीं था, अब चूँकि इसने एक ऐसा मौका हमारे कोरोना पीरियड ने दिया है कि अब आप इसमें ऑनलाइन और सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जाएगा और दूसरे लोग भी और इससे शायद प्रेरित होकर के दूसरे राज्यों में भी और ज़्यादा मुझे लगता है कि हिंदी मेला या इस तरह से मिली-जुली कोई चीज़ें आएँगी, कि जहाँ वो अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त होंगी और जहाँ हिंदी वाले लोग अपने ढंग से अपनी बातें कह सकेंगे, कर सकेंगे, बाँट सकेंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपके इस साक्षात्कार से सभी विद्यार्थी एवं साहित्य संस्कृति प्रेमी निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी आपको और आप स्वस्थ, सुखी और सृजनशील रहें और हमेशा आपका साथ मिलता रहे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। इस हिंदी मेला के आयोजकों को भी धन्यवाद। आप सब भी अपना ख्याल रखें, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जो पाठक और श्रोता हमारे हमारे इस साक्षात्कार को सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत धन्यवाद और उन सबको मेरी शुभकामनाएँ और उन सबके लिए मेरा आग्रह भी उनसे कि वो अपना-अपना ध्यान रखें। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, हम और आगे कुछ खोना नहीं चाहते। धन्यवाद। धन्यवाद सर।